देख रहे हैं पॉलिटिकल टॉक। तो नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं खास कार्यक्रम पॉलिटिकल टॉक्स। शिवराज के मंत्रिमंडल का गठन तो हो गया, परंतु माना यह जा रहा है कि मोहर असली लगी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और मंत्रिमंडल के गठन के बाद से ही इंदौर ही नहीं प्रदेश भर में कांग्रेसियों के साथ साथ भाजपाइयों में भी विरोधाभास का दौर जारी हो गया। इस बीच चर्चाओं में हमारे बीच मौजूद हैं इंदौर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण धारीवाल जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी दोपहर न्यूज के प्रबंध संपादक नवनीत शुक्ला जी, आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नवनीत शुक्ला जी, सबसे पहले सबसे बड़ा विषय यह है कि जो नवागत मंत्रिमंडल तैयार हुआ है, जो नए चेहरे तैयार हुए हैं, उसके बाद से एक बड़ा बखेड़ा तैयार हो गया। ये बोल सकते हैं कि विरोधाभास का दौर जारी है। जो लोग मंत्री नहीं बने, कद्दावर नेता जो मंत्री नहीं बने हैं, लगातार उनके समर्थकों में एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक सीधी बात यह है कि पहली बात तो भाजपा की सरकार थी ही नहीं, है ना। जो सरकार बनी है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सौजन्य से बनी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो पारिवारिक पृष्ठभूमि मिली है, उसमें माधवराव सिंधिया का एक वरद उनको राजनेता मिला है, उसके परिवार को, और उसके कारण उन्होंने एक अच्छी खासी पकड़ बनाई थी। यही पकड़ जो है उनके लिए अभी हाल उनके लिए वरदान बन के आई, जब उन्होंने 22 विधायकों को अपने साथ तोड़ा और भाजपा में लेकर आए। समझौता भी यही हुआ है कि एक बहुत बड़ा दल तोड़ के आप अगर इतने लोगों को ला रहे हो तो निश्चित रूप से आपकी सुनना पड़ेगी। और भाजपा में ऊपर बैठे तमाम शिखर नेता ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपने श्री सिंधिया जी को फ्री हैंड नहीं दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर फ्री हैंड नहीं मिला, तो अगला चुनाव जीतने में आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। इसीलिए ये पूरी व्यवस्था जो अभी की गई है वो उनके हिसाब से की गई कि सिंधिया जी के हिसाब से ही मंत्रिमंडल बना लिया जाए और उनके हिसाब से ही मंत्रालय बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो जगह बचती है वो जो पुराने जो भाजपा के स्थापित नेता बचे हैं और जो भी लोग हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक संतुष्ट रहना पड़ेगा भाजपाइयों को आने वाले समय में भी, क्योंकि अगर सरकार बहुमत से उनकी नहीं है, अगर ये बोल सकते कि बैसाखी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं एक समझौता लगातार करते हुए चलना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो कि मकान अपना नहीं है पर अपना है ही है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल ही अपना हो जाएगा। उस आधार पर आपने उस मकान में रह रहे हो आप अभी, चूंकि आप पूरा अगला चुनाव आपको सिंधिया जी के क्षेत्र में ही लड़ना है। जो 16 सीटें आप बड़ी जो प्रतिष्ठा की सीटें, वो सारी की सारी ग्वालियर चंबल की है। और अगर उन्हीं सीटों पर परिणाम बदल गए तो फिर बड़ा नुकसान होगा पार्टी का। तो पार्टी भी नहीं चाहती। कल भी शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी की 1-to-1 चर्चा के बीच में उन्होंने 18 सीटों का जो सर्वे दिया है संघ का, उसमें उन्होंने कहा है कि आप लोगों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, आप हमारे भरोसे मत रहिए, आप अपने भरोसे भी तैयारी करिए, हम तो मदद करेंगे, पर आप मंत्रालय छोड़ के पहले आप अपने आप को बचाइए कि आप किस तरह से जीत सकते हैं। प्रवीण धारीवाल जी, जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं विष पी रहा हूँ, इसके दो मायने हैं। केवल मंत्रिमंडल तक इसको सीमित रखा जाए, या ये भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर ये भाव है कि आने वाला समय हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर डाइवर्ट होता जाए, क्योंकि अभी वर्तमान में 14 मंत्री उनके हैं, 22 विधायकों के द्वारा सरकार उनके द्वारा बनी गई है। उपचुनाव में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो कैसे देखते हैं, क्या आने वाला समय या आने वाली भाजपा या आने वाला प्रदेश का भविष्य क्या शिवराज को दरकिनार करते हुए सिंधिया की तरफ मूव करेगा? देखिए, मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान चौथी मर्तबा मुख्यमंत्री बने हैं और अभी तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पार्टी का, वो काफ़ी एक कंफर्टेबल सीटों के साथ था और उसी में उनको अपना राजकाज करने की आदत थी। पिछले चुनाव में 160-65 सीटें बीजेपी के पास थी, तो वो उसी अंदाज में अपना काम करना चाह रहे थे और कर रहे थे। लेकिन वो इस बार भूल गए हैं कि उनके पास 107 सीटें हैं और वो किनारे के बहुमत पे है। तो मुझे लगता है कि उन्हें टीका टिप्पणी करने की बजाय स्वयं के आचरण को किनारे के मुख्यमंत्री वाले के रूप में मजबूरी, लाचारी, बेबसी, समझौतावादी, कुछ भी कहो आप, उस तरह से करना पड़ेगा, तो उनको तकलीफ कम होगी। मतलब मैं मूल तत्व ये है कि आप वैसे नहीं हो जैसे पहले थे, अब आपको समझौतावादी बनना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि ये जो सरकार या चौथी बार उनको मौका मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के कारण मिला है। इसलिए हर फैसले में या सत्ता की भागीदारी में, हर निर्णय में उनको लगभग 30 से 40% भागीदारी सिंधिया और उनकी टीम की रखना पड़ेगी। जिस दिन ये मूल मंत्र पे वो काम करने लग जाएंगे, न तो उनको विष पीना पड़ेगा, न उनको असहजता होगी। बदलना उनको ही है, मानना उनको ही है। जी, बिल्कुल
मौजूदा जो हालात है उससे आपको समझौता करना पड़ेगा और उस ट्रैक पे चलना पड़ेगा। अब पहले वाले आप शिवराज जो पहली वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। प्रदीप जोशी जी, काफी सारे चेहरे नाराज भी हैं। इंदौर की ही बात की जाए तो रमेश मेंदोला नाराज है, कैलाश विजयवर्गीय नाराज है, वहीं महेंद्र हाइडिया समर्थक भी नाराज है, मालिनी गौड़ समर्थक भी नाराज है। इस बीच जो नया मंत्रिमंडल तैयार हुआ है, कैसे देखते हैं उपचुनावों पर कितना असर पड़ेगा? उपचुनाव को देखकर ही यह मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि संघ और संगठन का एक प्रायोगिक कार्यक्रम है ये। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो सत्ता के बहुत सारे नए पावर हाउस स्थापित हो जाएंगे। हम बात मालवा निमाड़ की अगर कर लें तो मालवा निमाड़ में 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 25 से 26 सीटों का घाटा हुआ है। 52 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी थी जो घट के 28 सीटों पे आ गई है। इन यहाँ के चुनाव में जो लोग दम भर रहे थे, जो लोग दावा कर रहे थे, जिन लोगों पे जिम्मेदारी थी जिताने की, उन्हीं लोगों के कद घट गए हैं और नए पावर हाउस तैयार हो गए। अब उषा ठाकुर भी एक पावर हाउस होंगी, अब प्रेम सिंह पटेल भी होंगे, अब सकलेचा जी होंगे, अब तमाम सारे जो लोग हैं। अब ये पारस जैन जैसे पावरफुल मिनिस्टर थे उज्जैन के अंदर, या कैलाश विजयवर्गीय जी थे, ये तमाम सारे लोग थे। तो इन लोगों के सामने एक नए नए वो हो जाएंगे। पार्टी भी ये देख रही है कि जिन लोगों के भरोसे पे, जिन नेताओं के पे हमने भरोसा किया था, वो अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं कर पाए। तो ये एक प्रयोग भी कह सकते हैं संघ और संगठन का। ये मिला जुला प्रयोग है। निश्चित रूप से इसको चुनाव की छाया में बना हुआ है, पर अगर ये रहा और यह प्रयोग सफल रहा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि शिव ज्योति जो है एक नई भारतीय जनता पार्टी का एक नया संस्करण मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इंदौर शहर की राजनीति में ताई भाई और प्यारी भाभी के बाद अब दीदी का कहीं ना कहीं ताजपोशी के बाद इंदौर शहर की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और क्या नए समीकरण रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे नवनीत भैया? कल तक जो उषा ठाकुर एक इंदौर से पहले तो बाहर भेज दिया जाता है, मऊ से चुनाव लड़वाया जाता है, मऊ से चुनाव जीत भी जाती है, जिस भी तरह से जीतती है। अब ये होता है कि मंत्रिमंडल में शामिल भी हो जाती है। इसका इंदौर शहर की राजनीति पर और इंदौर शहर के बोला जा सकता है विकास पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, इंदौर को एक मंत्री की जरूरत थी निश्चित रूप से। पहली 15 साल बाद पिछले बार भी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मंत्री आपको मिले नहीं थे, और बड़ी खींचतान के बाद भी आपको याद भी होगा सुदर्शन गुप्ता और रमेश मेंदोला को लेकर जो खींचतान मची, तो फिर इंदौर को कोई मंत्री मिले ही नहीं थी। बहुत मुश्किल एक बार महेंद्र हडिया मिले थे। इंदौर एक सबसे बड़ी सिटी, कमर्शियल सिटी, और मैं सोचता हूँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र। यहाँ एक बेहतर मंत्री की बहुत इसलिए जरूरत है कि जो इसको इंडस्ट्रियल रूप में डेवलप कर सके। निश्चित रूप से एक बार शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि 2 मंत्री हमारे पास में हैं इंदौर में, तो इसका फ़र्क तो पड़ेगा ही। इंदौर को तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। अब दूसरी बात ये रही कि अब इंदौर की राजनीति में अब अलग अलग ध्रुव बन गए हैं। पहले 1 ध्रुव, फिर 2 ध्रुव हुए, फिर 3 ध्रुव हुए, फिर 4 ध्रुव हुए। अब चूंकि ताई राजनीति में रही नहीं, इसलिए अब चौथा ध्रुव दीदी का हो गया है। जिन लोगों के लिए भी अब ये हो गया कि अब भाजपा में व्यक्तिवादी राजनीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले संगठन की राजनीति होती थी, अब भाजपा में व्यक्तिवादी राजनीति का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि संगठन मंत्री का गुट भी अलग से काम करने लगा है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा में भी संगठन मंत्री का गुट हो गया। ये अच्छी परंपरा तो नहीं हो रही है, पर इसके जो भी दुष्परिणाम होंगे आगे होंगे। पर निश्चित रूप से इस शहर को मंत्री की जरूरत थी। अब कम से कम हमारे पास 2 मंत्री हैं, हम इंदौर को बेहतर प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। निश्चित रूप से अगर विकास की कोई गति बनती है, क्योंकि इंदौर के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इंदौर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रूप में आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं। हमारे यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, और बच्चे बाहर जा रहे हैं। कुछ प्रयास मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से किए थे। अब दिक्कत यह है कि उनके सपनों में जो लोग आते हैं वो हमारे अपने होते हैं, और हमारे अपने उनके सपने में नहीं आते हैं, इसलिए भी दिक्कत होती है। पर मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2 सालों बाद में अब इंदौर की राजनीति बहुत सारे फेरबदल देखने को मिलेंगे। कई स्थापित नेता अपने आप दरकिनार हो जाएंगे। अगर हमने इंदौर में पटवा जी से लेकर शेखावत जी से लेकर अगर धारकर जी का कार्यकाल भी देखा है, तो हमने कैलाश वर्गीय से लेकर लक्ष्मण सिंह गौड़ तक का कार्यकाल देखा। तो अब हम नए बच्चों के अंदर जो कार्यकाल देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो अब तीसरा ध्रुव पैदा होगा जो अपने आप में एक नया सर्कल बनाएगा, और उसी के आधार पर अब आगे की राजनीति चलेगी। प्रवीण हड्डा जी, क्या कहना चाहेंगे? चूंकि उषा दीदी को मंत्री बना दिया गया, लगातार फेसबुक पे, ट्विटर पे और हमले लगातार जारी थे कि रमेश मेंदोला मंत्री बन गए हैं, भोपाल से फोन आ गया है, भोपाल पहुंच भी गए हैं, मंत्री की शपथ लेने वाले। मतलब समर्थकों की एक लंबा हुजूम बोला जा सकता है कि तैयार था कि दादा की ताजपोशी होनी है, परंतु वो हुआ नहीं। चाहे राजनीतिक कद की बात की जाए तो भी रमेश मेंदोला आगे हैं। अगर बात की जाए सर्वाधिक मतों से चुनाव जीत करके आते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि शायद ये
देश में कोई ऐसा नेता है जो लगातार 2 बार सर्वाधिक मतों से उसी सीट से चुनाव जीत करके आए? तमाम हुनर होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या कारण है कि रमेश मेंदोला की ताजपोशी हमेशा बचे? देखिए, राजनीति में कटाछीनी का दौर चलता रहता है। पिछली बार सुदर्शन गुप्ता को फ़ोन आया था और भोपाल पहुंचते पहुंचते उनका टिकट मंत्रिमंडल का कुर्सी चली गई थी। ऐसे ही लगभग रमेश मेंदोला के साथ कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि इंदौर में जो 4-5 बड़े गुट हैं वो इतने प्रभावी हैं कि वे शायद बनाने में तो मुश्किल समझते हैं, लेकिन बिगाड़ने में उनको बहुत आसानी होती है ना। इंदौर में कई ताई का गुट है और भी मोगजी का गुट है और कई ऐसे नेता हैं इंदौर के जो सीधे दिल्ली दरबार में हस्तक्षेप रखते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एंड टाइम पर कुछ इस तरह की सूचनाएं और जानकारियां पहुंचाई गई है जिसकी वजह से रमेश मेंदोला को दिक्कत आई है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो सतही तौर पर दिखावा करते हैं कि वो कैलाश विजयवर्गीय और के खास हैं और उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल रमेश मेंदोला का नाम नहीं रखा, न नरेंद्र सिंह तोमर ने रखा। तो उस मामले में मध्य प्रदेश के जो तमाम नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनमें से एक ने भी नाम नहीं रखा। हाँ, अमित शाह जी ने जरूर कैलाश विजयवर्गीय का साथ निभाया और उन्होंने नाम रखा था, लेकिन उस नाम को कोई आगे नहीं बढ़ा पाया। महासचिव भारतीय जनता पार्टी के यूं देखा जाता है तो संगठन में एक बहुत बड़ा तमगा, एक बहुत बड़ा पद माना जाता है राष्ट्रीय महासचिव। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूँ आपको कि मध्य प्रदेश के जो 7-8 नेता हैं, सिंगल हैंडेड एक व्यक्ति का नाम अगर रमेश मेंदोला रखा गया तो फिर उस व्यक्ति को सीधे दरकिनार करके मतलब इंदौर इतना बड़ा शहर है, मतलब हर दृष्टि से अगर देखा जाए। देखिए, कैलाश जी ने जो वीटो का पावर करना था वो पिछली बार अपने सुपुत्र के टिकट के लिए किया है, तो इस बार उतनी उनकी बात में उतना दबाव नहीं था। यदि कहीं न कहीं आप आकाश विजयवर्गीय का टिकट नहीं लेते तो मैं समझता हूँ कि आज वो पूरा दमखम से ये जो पूरा मंत्रिमंडल प्रदीप जोशी जी हमने देखा तो कहीं ना कहीं सिंधिया के इर्द गिर्द घूमता हुआ और कहीं ना कहीं उसी पर फोकस होता हुआ या पूरा मंत्रिमंडल के सारे चेहरे तय हुए। क्या इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि जो एमपीसीए की लड़ाई या जो सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय का जो हमेशा से एक बोल सकते हैं कि आपसी रंजिश, आपसी विरोधाभास का जो एक रवैया रहा दोनों का, क्या उसका भुगतान रमेश मेंदोला को मंत्री पद के रूप में करना? निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं। और इन लोगों के, खासकर रमेश जी और कैलाश जी के गुट की अगर बात करें तो इनके सामने तो आने वाले समय में और ज़्यादा संघर्ष की स्थितियां पैदा हो गई है, क्योंकि सरकार सिंधिया के सपोर्ट से बनी है, सर्वाधिक मंत्री उनके हैं। जैसा कि नवनीत जी ने और प्रवीण जी ने बताया है कि सरकार का पावर का जो सत्ता का जो पावर का बटन है वो तो सिंधिया जी के हाथ में है। इन परिस्थितियों में सिंधिया जी के साथ वो लोग भी आ गए हैं जिनके साथ में उनको व्यक्तिगत लड़ाइयाँ भी उनकी लड़ना पड़ रही थी। क्षेत्र क्रमांक 2 में जिन व्यक्तिगत अदावतें जो इन लोगों की थी वो भी संघर्ष करना पड़ रहा था जिन लोगों के साथ, वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो एक क्षेत्र के अंदर भी एक तनाव की स्थिति बन गई है उनके लिए। तो बिल्कुल सही बात बोली प्रदीप जोशी जी के माध्यम से कि जिसके सामने चुनाव लड़े थे रमेश मेंदोला, अब वे भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जब रमेश जी की ताजपोशी नहीं हुई तो लगातार फेसबुक वगैरह पर, व्हाट्सएप पर कल दिन भर ये मैसेजेस चले कि अब सावेर तो गया, क्योंकि सावेर की जिम्मेदारी रमेश मेंदोला के पास है। क्या लगता है नवनीत जी, सावेर का अब आगे का क्या मापदंड रहेगा? क्या तुलसी भैया की राह अब उतनी आसान होगी जितनी मानी जा रही थी? इसमें एक और कैंपेन चल रहा है जो सोशल मीडिया के अलावा उनके अपने करीबी लोगों में चल रहा है। एक मंत्री जाएगा तो एक मंत्री आएगा। बिल्कुल सही। हाँ, तो एक मंत्री जाएगा में अगर एक मंत्री चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक मंत्री इंदौर को वापस मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? जब एक जाएगा, है ना। समझने वाली बात को समझ गए कि कौन जाएगा और कौन आएगा। तो अभी क्या हो रहा है, जो नए कैंपेन में अंदर कि अब कैलाश वर्गीय और रमेश जी को अपनी खुद की एक जमीन बनाना पड़ेगी, जो चूंकि कैलाश वर्गीय जितना आदमी ऊपर पहुंचता है उतना कमजोर हो जाता है। एक उदाहरण बताता हूं आपको कि जब भाजपा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी परिवार से किसी का टिकट मांगा गया था और उस समय पे जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी ने आग्रह किया कि भई ये मेरे परिवार का टिकट दे दिया जाए,
तो यहाँ से जिन लोगों ने जाके समझाया संगठन, उन्होंने कहा साहब ये हार जाएगा, इस पर कोई ताकत नहीं है, अपन इसको कहीं और एडजस्ट कर लेंगे, निगम में कर लेंगे। तो जितने ऊपर आप पहुँचते हो ना, उतना लोग फिर आपको नीचे कमज़ोर कर देते हैं आपको। तो यही दिक्कत अभी हाल कैलाश के साथ हुई कि अमित शाह का बोलना मायने नहीं था। अमित शाह से ज़्यादा वजनदार जो नीचे लोग थे संगठन में, जो लगातार कैलाश वर्गीय का घोर विरोध करते रहे। नरेंद्र सिंह तोमर के घाव भरे नहीं हैं और अभी सुदर्शन गुप्ता के घाव हरे हैं। तो क्या है कि वो पिछले बार का अनुभव उसका है उसके साथ में। और अगर आपको याद हो तो बेंगलोर के अंदर 22 दिन तक मालिश से लेकर पालिश तक का पूरा काम सुदर्शन गुप्ता के पास था। तो सुदर्शन गुप्ता के घाव हरे। तो आज की तारीख में मैंने फिर कहा, जैसे भी प्रवीण जिनका, किसी का अच्छा करना राजनीति में कठिन है, पर किसी का बुरा करना हो तो बहुत आसान होता है। तो क्या ऐसे में प्रवीण धारीवाल जी, भगत सिंह शेखावत को अनावश्यक उंगली करना, क्या कहीं ये भी खामियाजा भुगतना पड़ा रमेश मेंदोला को? मतलब कहीं ना कहीं फिर रास्ता नहीं जाता है कि गलतियां कैलाश जी से हुई और भुगतना रमेश मेंदोला? देखिए, बदनावर में कैलाश विजयवर्गीय ने जो बागी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल, उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई और उन्हें निगम मंडल में कैबिनेट मंत्री के दर्जे का आश्वासन दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइमिंग गलत हुआ। भारतीय जनता पार्टी को उस आदमी को कहीं ना कहीं लेके आना ही था जो 23 हजार वोट निर्दलीय के रूप में लाया था। लेकिन मुझे लगता है कि रणनीति के तौर पर ये एंट्री पहले हो गई। यदि नामांकन भरने के बाद राजेश अग्रवाल की एंट्री होती, उस समय न तो भंवर सिंह शेखावत के सामने कोई विकल्प बचता, न समय बचता। अब ऐसे समय पे ले आए वो और बगैर इनको विश्वास मिली, तो जाहिर सी बात है जो आदमी किसी के वजह से चुनाव हारा है वो उसको क्यों भूलेगा। और कोई लंबा वक्त भी नहीं हुआ है, 5-10 साल भी नहीं हुए हैं, 1.5 साल पुरानी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग गलत रहा, जल्दी उन्हें ले आया। उन्हें नामांकन भरवाने के बाद में उनको एंट्री करना थी और कहीं न कहीं दोनों तीनों को एक बार बिठाना था। तो क्या जोशी जी, ये जो रूठे हैं इनको मनाने में, क्योंकि समय भी बहुत कम है, क्या संगठन इतना सक्षम है इतने कम समय में इन तमाम रूठे हुए चेहरों को मनाना? कैसे सामंजस्य बिठाएगा संगठन? खास करके कैलाश विजयवर्गीय 5 सीटों की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। इंदौर की अगर बात की जाए तो, अगर सीमित इंदौर की बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला एक बड़ा नाम है इंदौर शहर की राजनीति में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में रूठने मनाने की कवायदें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। संगठन जो अपना काम करता है और ये सारे लोग जो हैं संगठन निष्ठ लोग हैं। परंतु लगातार चोट होना, नहीं, ये बात, पुरानी बात को फिर से मैं बता दूं कि एक तो रमेश मेंदोला जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में मीठे नीम की तरह हैं कि जिनकी आवश्यकता तो हर जगह पर है, हर दौर में है, हर स्थान पर है, पर वो खाया नहीं जाता, उसको साइड में निकाल के रख दिया जाता है। ये उनके समर्थक ये मान चुके हैं कि हमारे साथ में ऐसा ही व्यवहार होता है कि हमको कड़ी पत्ता समझ रहे हैं बस, कि उपयोग सब करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर सांगीर में चुनाव जितवाना है तो रमेश मेंदोला, झाबुआ वेरजा रमेश मेंदोला, दूसरा और ये कहने का इंदौर की जनता में दूसरा 2 दशक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2 नंबर में एक समानांतर संगठन चलाया है। ये बातें खटकती है संगठन में कि एक समानांतर आप भारतीय जनता पार्टी का संगठन चला रहे हैं, आपके कार्यक्रम अलग होते हैं, आपके पार्षद लोग अलग होते हैं, पार्षद के टिकट के समय पे आपका वीटो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो संगठन जो ऊपर है वो सारी चीज़ें जो है वो उसको बहुत गलत तरीके से देखता है और इनका खामियाजा जो है वो कैलाश जी तो निपट लेते हैं, पर वो सारा जो है वो विष पीने वाली बात जो है वो हिस्सा वो रमेश मेंदोला जी को पीना पड़ता है। कभी रमेश जी के कारण भी कैलाश जी को विष पीना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं छोटी सी कहावत है कि ये आग का दरिया है, वो डूब के जाना है, और ये चरितार्थ होंगे उषा दीदी ठाकुर पर, क्योंकि अब एक लंबी लॉबी है, उसमें सामंजस्य भी बिठाना है सभी के साथ। चूंकि एक विधायक रहते विरोधाभास होना और अभी चूंकि मंत्री रहते सामंजस्य बनाना, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। नवनीत जी कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो होता है विधायक रहते तो सामंजस्य बिठाना थोड़ा सा कठिन होता है। मंत्री बनने के बाद सामंजस्य अपने आप बैठने लगता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जिन लोगों को काम कराना आना आपके पास ही पड़ेगा। तो जब निश्चित रूप से काम के लिए लोग आपके पास आते हैं तो आपके दरवाजे खुले होते हैं। रमेश मेंदोला के यहाँ या कैलाश वर्गीय के यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये रही कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं गया और मेरी सुनवाई नहीं हुई। निश्चित रूप से उन्होंने एक व्यवस्था ऐसी लगाई कि हाथों हाथ चिट्ठी लिखना है, हाथों हाथ बात करना है, हाथों हाथ मदद करना है, उनकी एक व्यवस्था है और उसी को वो सुचारू रूप से चला रहे हैं। इसीलिए उस क्षेत्र में वो जिंदा है। अब जो भी, चूंकि इंदौर में लोगों की आकांक्षाएं बहुत हो गई नेताओं से, तो उषा ठाकुर के लिए भी जो सबसे बड़ी बात आएगी वो ये आएगी कि उनको वो इस कसौटी पे कितना खरी उतरती है। क्योंकि एक महिला की राजनीति करने का अंतर और एक पुरुष की राजनीति करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक पुरुष जो है राजनीति करते समय रात को 1 बजे भी घूम लेगा ना वो, पर महिलाओं के अपने मापदंड होते हैं ना, वो रात को 1 बजे तो नहीं घूम सकती सड़क पे। जैसे अपन महापौर से उम्मीद नहीं कर सकते कैलाश वर्गीय की तरह रात को 1:15 बजे झाड़ू लगवा लें।
तो ये फर्क दोनों की राजनीति में होता है। पर इन सबके बीच में अगर एक बेहतर समन्वय बने तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये अच्छा प्रयास है। पर मुझे ऐसी अभी हाल, क्योंकि अभी तो बहुत सारे हिसाब उषा ठाकुर जी के ही बाकी पड़े हैं कि आपने 3 नंबर से हटाया उनको और आपने मऊ भेज दिया। अब क्या है, बहुत बार एक इसी में एक चीज़ बताता हूँ मैं कि ये पुरानी राजनीति का सिद्धांत कैसा होता है। सुरेश सेठ साहब जब पहला चुनाव अर्जुन सिंह ने लड़ा था, सुरेश सेठ से टिकट मांगने आए थे वो, तो उन्होंने कहा नहीं आपको रीवा से लड़ना पड़े। उन्होंने कहा साहब वो तो मेरा क्षेत्र ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आपको लड़ना हो तो लड़िए, नहीं लड़ना हो तो मत लड़िए आप। एक समय ऐसा है कि सुरेश सेठ को अर्जुन सिंह के सामने खड़ा होना टिकट के लिए, उन्होंने कहा नहीं आप तो 4 नंबर से नहीं लड़ना और आपको टिकट नहीं मिल पाएगा। तो ये समय के साथ में राजनीति में परिवर्तन आता है। तो अभी हाल स्थिति ऐसी कि आप जहाँ पहले याचक थे आप, अब वो आपको वहाँ जाके याचक बनना है सारे कामों के लिए। मतलब कहीं ना कहीं समय बड़ा बलवान है और उसी का फर्क है कि आज उनका समय है तो कल किसी और का होगा, है ना, ये भी एक दौर है। कैसे देखते हैं, चूंकि अब समीकरण तो बन गया, ठीक है 22 लोग जो सिंधिया समर्थक थे विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ गए, अब जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के वो भी सिंधिया समर्थक भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल होते जा रहे हैं। इस बीच एक बहुत बड़ा विषय है कि जो जमीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, जो पहले विधानसभा का चुनाव लड़े हुए थे या जो सालों से दरी चादर बिठा रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या भविष्य रह जाता है भारतीय जनता पार्टी? देखिए यही सावेर से करते हैं। भविष्य तो उसी दिन अंधेरे में हो गया था जिस दिन ये सरकार गिराई गई थी और नई सरकार की कवायद रखी थी। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो विधायक आज सालों से मेहनत कर रहे हैं, 20 साल 30 साल 25 साल से, और उनकी छाती के ऊपर यदि आकस्मिक वो भी प्रतिद्वंदी दल का नेता आके बैठ जाता है तो वो असहज हो जाते हैं। तो ये सीन तो लगभग सबदूर है। हम जगह जगह विधानसभाओं में देख रहे हैं, चाहे हाट पिपलिया का देख रहे हैं, हम बदनावर का देख रहे हैं, हर जगह जाहिर तौर पे या अंदरूनी तौर पर विद्रोह मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। और विद्रोह मंत्रिमंडल विस्तार तक पहुंचा और जो हमारे पास खबर आई है उसका भारतीय जनता पार्टी ने यह कहकर अभी सबको शांत किया है कि भाई अभी उपचुनाव हो जाने दीजिए और दिवाली पे भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल बनेगा, इसमें से 5-6 लोग जीत नहीं पाएंगे तो उसकी जगह आपको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये तो एक आश्वासन हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सिंधिया टीम के नेताओं को दिल से मदद कर पाएंगे। इंदौर में, सागर में भी यही स्थिति है और अब हमारे मालवा की सभी सीटों पर यह स्थिति है। बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। आज की तारीख में भी बैठकों में ये मुद्दा आता है कि भाई ये लोग कांग्रेसी लोगों के साथ ही घूमते हैं, अपने पुराने समर्थकों के साथ ही घूमते हैं, मंडल अध्यक्ष को सूचना नहीं देते हैं, शहर अध्यक्ष को सूचना नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों की कार्य संस्कृति बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस की एक फ्री खेलने की आदत होती है और इसमें बिल्कुल निचले स्तर से ही आपको एक अनुशासन में स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो इसमें ढलने में इन लोगों को भी वक्त लगेगा। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि चूंकि कांग्रेसी भाजपा में शामिल तो हो गए प्रदीप जी, परंतु कहीं ना कहीं विचारधारा का बहुत बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। तो क्या ये जो वैचारिक क्रांति का जो अंतर है दोनों दलों के बीच में, क्या ये सामंजस्य लंबे दौर तक बरकरार रहेगा? देखिए, तुलसीराम सिलावट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो वो 48 दिन बाद, पार्टी में आने के 48 दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे परिचय बैठक के रूप में। तब उनका पहला औपचारिक परिचय जो है कार्यकर्ताओं के साथ में 48 दिन बाद हुआ। पर चूंकि वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति के पुराने सारे दावपेच जानते हैं, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन काम करता है, तो वो जो परिचय बैठक थी वो ऐसी बैठक हो गई कि गेट टुगेदर टाइप का हो गया कि भाई क्या हालचाल है तुम्हारे, कोरोना में सब ठीक ठाक है, घर परिवार ठीक है, नहीं, बिल्कुल पारिवारिक चर्चा है। वो उसको उस तरीके से संगठन ने कर दिया। मुझे ये प्रवीण भाई सही बात कह रहे हैं कि ये 3 महीने बाद का सीन है, 3 महीने बाद देखने वाली बात होगी, या 3 महीने बाद, या कह लें कि उपचुनाव के परिणाम के बाद की स्थिति क्या होती है, वो असली रुख भारतीय जनता पार्टी का दिखाएगा। फिलहाल तो संगठन ने सारी कमान अपने हाथ में रखी हुई है। आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद जितने मंत्री बने हैं, वो सुवासरा की बात हो, या उज्जैन में मोहन यादव जी की बात हो, या इंदौर में उषा ठाकुर जी की बात हो, या तुलसीराम सिलावट जी की बात हो, ये कहीं भी कोई एक पटाखा बटाखा फोड़ना, करना, धूम मचाना या हुड़दंग मचाना या जुलूस निकालना, इस टाइप का कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि संगठन की ही ऊपर से जो कड़े निर्देश हैं उनका उसको पालन करना है।
कि किसी प्रकार का कोई जश्न नहीं मना, कुछ नहीं हुआ। शालीनता से ये मंत्रिमंडल का गठन हो गया। इसलिए भी शायद जश्न नहीं मनाया गया या कि जो लोग रूठे हुए हैं उनके मतलब बोल सकते हैं जख्मों पर ये तो एक प्रकार से नमक भरने वाला वो तो काम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक सिद्धांत है, रूठा है तो मना लेंगे, मना लीजिए। कि वो जो कुछ भी जो रूठा है वो हमारा अपना है और उसको हम मनाना जानते हैं, हमारे परिवार का है। तो ये एक चीज़ें हैं और कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से वो मन दुखने वाली बात होती है। वो चाहे रमेश मेंदोला जी का कार्यकर्ता हो या मालिनी गौड़ जी का कार्यकर्ता हो, वो अगर उसके साथ में होता है या नहीं बोलने वाले महेंद्र हार्डिया जी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित मानते हैं। उषा दीदी की ताजपोशी के पीछे नवनीत भैया आप क्या रहस्य मतलब मानते हैं, आखिरकार क्या कारण रहा कि महेंद्र हार्डिया को दरकिनार करा गया, इंदौर से रमेश जी को दरकिनार कर दिया गया, मालिनी भाभी को बैठा दिया गया, परंतु उषा दीदी ठाकुर की इसमें मंत्रिमंडल में उनको शामिल कर दिया गया। देखिए, तो कौन है आखिरकार उषा ठाकुर जी की ताजपोशी के पीछे जो लगातार उनके लिए मेहनत? देखिए, उषा ठाकुर का पिछला टिकट भी जो लोग समझते हैं कि कैलाश वर्गीय या ताई ने उनको दिलवाया था, वो टिकट भी ताई के और कैलाश वर्गीय के उसमें कोई मदद नहीं थी। उषा ठाकुर अपने दम पे टिकट लाई थी। उषा ठाकुर के का जो संघ की पृष्ठभूमि है बहुत मजबूत है ये, और सब जगह पर जहाँ पर भी हिंदुत्व की विचारधारा का मामला आया वहाँ उषा ठाकुर को सबने खड़ा पाया है। और महू में भी यही हुआ था कि वो एक हत्याकांड के अंदर जो बच्चे संघ के पकड़ाए थे और उन लोगों के बच्चों के परिवारों को खाने की, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था महू में, पर उसके बाद भी उन्होंने व्यवस्था की थी लंबे समय। तो वो परिवार वो एहसान नहीं भूले और वही काम उनको इस समय महू में आया था। ठाकुर लॉबी का मामला तो नहीं होता, अपन ये तो अलग कह सकते हैं ठाकुर लॉबी, पर जातिगत समीकरण उतना होता तो फिर वो भी तो ठाकुर ही था जो सामने खड़े हुए थे। पर क्या था कि जो आपने उस मंत्रिमंडल की बात है, क्या मंत्रिमंडल में भी इसलिए नहीं, मंत्रिमंडल में देखिए पार्टी में मंत्रिमंडल का तो मामला कोई ठाकुर लॉबी का था ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी लॉबी आपने छोड़ दी, ब्राह्मण तो एक भी नहीं है, एक ही ब्राह्मण आया पूरे उसमें आपके। तो पर अब दूसरी बात ये है, हाँ नहीं तो आप एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, एक दंडोतिया भी, दंडोतिया। तो आप अपन ये मानते हैं कि जो अभी की स्थिति है ना उसमें ये उषा ठाकुर के राजनाथ सिंह से बहुत करीबी रिश्ते रहे, उनके बड़े बेटी और पिता जैसे रिश्ते रहे हैं दोनों के, और राजनाथ सिंह उषा ठाकुर के जो समर्पण की राजनीति रही है और जिस प्रकार से उन्होंने लंबा संघर्ष किया हुआ है, ये राजनाथ सिंह के पूरे संज्ञान में है। और जो लोग भी गए हैं यहाँ से उषा ठाकुर को लेकर, जब उन्होंने किसी से पूछा है तब भी उन्होंने बड़े नेताओं ने कहा कि नहीं बहुत मेहनती है और बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे परिवार मतलब काम करने वाली लेडी है। इसमें एक चीज़ और मैं जरूर बीच में बोलूँगा मैं कि जो सारी सरकार बनने के बाद में, जैसे हम कहते हैं ना कि हर बार तालाब को अगर अच्छा करना हो तो उसका सूखना बहुत जरूरी होता है, हर झाड़ के अंदर अच्छे फूल आना हो तो उसकी कलम होना बहुत जरूरी होती है। ऐसे ही राजनीतिक दल के लिए भी होता है कि अगर राजनीतिक दल में फिल्टर होने की प्रक्रिया नहीं होगी तो गंदगी साथ में आने लग जाती है, नाले जैसी ना, जब बाढ़ आती है तो गंदगी भी साथ में आती है। भारतीय जनता पार्टी जब ये चुनाव हारी थी तो जितने वो कार्यकर्ता जिन्हें 15 साल से कोई अवसर नहीं मिला था और 150-200 लोग भाजपा चला रहे थे, वो इसलिए खुश हुए कि चलो कम से कम अगले 5 साल बाद जब मौका आएगा तो नए लोगों को मौका मिलेगा इसके अंदर। और इसीलिए उनको लगा कि अभी भाजपा के जमीन का संघर्ष का समय है, क्योंकि बहुत अच्छा काम नहीं कर रही पार्टियां, तो उनको लगा कि हम खड़े कर लेंगे वापस और हमें एक मौका मिल जाएगा। पर चूंकि आपने बीच में से जो है बांध काट के और आपने अपना जमा और जबरदस्ती आपने कब्जा कर लिया, इससे दो नुकसान होंगे। भाजपा को अब अच्छा बहता हुआ पानी नहीं मिलेगा, वही गंदगी वापस भाजपा में फिर जमा गई, और दूसरा ये होगा कि भाजपा कार्यकर्ता इस पूरी व्यवस्था से बहुत बुरी तरह नाराज हो गया है कि यार अब ये फिर वही 15 साल बाद फिर वही सरकार, फिर वही कलेक्टर, फिर वही सारी वही पुरानी परिपाटी। कैसे देखते हैं जहां कई जगहों पे देखा जा सकता है कि चूंकि कांग्रेसी अब भाजपा में शामिल होने की लगातार कतार जारी है, ऐसे में पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी होती जा रही है, साथ साथ प्रत्याशियों की भी कमी होती जाएगी उपचुनाव के दौरान, कई सीटें ऐसी। दूसरी तरफ ऐसा देखा जाता है कि जो खिचड़ी तैयार की है अभी शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल की, उसका कितना असर उपचुनाव के ऊपर पड़ने वाला है? देखिए, मंत्रिमंडल तो सीधे सीधे उपचुनाव को दृष्टिगत रख के ही बनाया गया है और विशेष करके ग्वालियर और चंबल संभाग पर फोकस किया गया है। लगभग 8-9 मंत्री, हाँ, उन अंचलों से हो गए हैं, नए पुराने सब मिला के, तो पूरा फोकस वहीं है और वो सिंधिया जी के ऊपर ही दारोमदार है कि वो उनको जिताएं। मैं समझता हूँ कि उन्हीं को आगे रख के भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाएगी। एक दूसरा, जहाँ तक कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस के, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता पार्टी छोड़ के नहीं गए। जो सिंधिया समर्थक थे, जिनकी मजबूरी थी, इंदौर से भी कल कुछ नेता शामिल हुए, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उनको खुशी से या मजबूरी से जो विधायक भी शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दबदबा उस क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं होल्ड तो रहा होगा। हमें विधायकों के अलावा नेताओं की बात कर रहा हूँ कि उनकी अब मजबूरी है कि जैसे इंदौर से प्रमोद टंडन गए हैं, मोहन सेंगर गए हैं, विपिन खुजनेरी गए हैं,
ऐसे तमाम विकल्प नेता नहीं है इनके पास। इनके पास कोई अब न तो इनको कांग्रेस को पूछना है ना भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वो सत्ता के साथ, और चूंकि सत्ता है, विपक्ष में होता तो एक बार आदमी वो टालता, चूंकि सत्ता का हिस्सा बन रहे हैं इसलिए मुझे लगता है वो खुशी खुशी सब जने चले गए। हाँ, कांग्रेस में जरूर कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी सरकार जाने के बाद भी गुटबाजी चरम पे है। नेता प्रतिपक्ष के कैंडिडेट को लेकर हमने देखा कि किस तरह से गोविंद सिंह और एनपी प्रजापति को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में बोलचाल एक महीने बंद रही, और जैसे तैसे हाईकमान ने एक बीच का रास्ता निकाला कि कमलनाथ ही अभी नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। 20 तारीख से विधानसभा का संक्षिप्त सत्र है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष की जो एक कुर्सी थी इस समय कमलनाथ जी के पास है, तो एक विवाद को टालने की कोशिश की गई है कि उपचुनाव से पहले किसी तरह की गुटबाजी सामने नहीं आए। लेकिन प्रत्याशी चयन को लेकर कमलनाथ साफ कर चुके हैं कि भाई मैं 2-3 सर्वे कराऊंगा और उसमें जो कैंडिडेट जीतने योग्य होगा मैं उसी को ही अपना टिकट इस बार दूंगा। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, चूंकि वो ग्वालियर और चंबल संभाग की राजनीति में उनकी पकड़ है शुरू से, महल की राजनीति के बाद दूसरे क्रम पर उनका ही गुट वहाँ पर आता है, तो वो भी पूरी ताकत लगे हैं। और गोविंद सिंह जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे, वो लोग सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट उन लोगों को मिले। हो ये रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों को ये लग रहा है कि एक बार फिर से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे, और यदि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी के अलावा किसी और को बना दिया जाता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो, यदि सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार बन जाए। तो इस नेता प्रतिपक्ष के पीछे ये एक बड़ा गणित काम कर रहा है। कैसे देखते हैं प्रदीप जोशी से? एक अंतिम प्रश्न है कि भंवर सिंह शेखावत हो गए, कृष्ण मुरारी मोघे हो गए, सुमित्रा महाजन ताई हो गई, कैसे इन लोगों का आगे का भविष्य क्या रहेगा? क्योंकि ये जनक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की है और जीरो मतलब बोल सकते हैं कि फर्श से अर्श वाली राजनीति का एक सफर, लंबा सफर रहा है। आगे संगठन में कैसी क्या जिम्मेदारी रहेगी और इंदौर के लिए क्या देखते हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी का आप अभी का जो ये सीन देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर एक पहली पार्टी है जिसने अपने नेताओं के रिटायरमेंट की एज तय कर दी है। तो नया ये, अब इसको हम पार्टी का रिशफल भी मान सकते हैं कि ये रिशफल हो रहा है। मजबूरी ये है कि सिंधिया जी के साथ में आए हैं। अब सिंधिया जी की जिम्मेदारी है कि 21 सीटें तो मालवा निमाड़ और ग्वालियर चंबल की हो गई है, मिला के हो गई, तो 21 सीटों पे तो अब सिंधिया जी जीत दिला दें। जो लोग मंत्री बनाए गए हैं वो लोग जो है वो खुद जीत जाएं, क्योंकि खुद ही विधायक है, खुद का अपना वोट बैंक है और अब तो मंत्री भी बन गए, तो ये 21 आ जाएं। तो संगठन में रचने बसने का समय तो खूब सारा है, पर पार्टी का भी अपना एक रिशफल है और बाकी सबको समझ में आ गया है कि मार्गदर्शक मंडल में जाने का ही पीरियड आ गया है अब का भी। तो ज्यादा सब पे, जब अडवाणी जी पे लागू हो सकता है, मुरली मनोहर जोशी जी पे लागू हो सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी पे भी लागू होगा वो। तो प्रदीप जी मेरे को एक बात बताओ फिर आपको कि अभी जो 22 आपके मंत्री बने हैं इसके अंदर, इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो 68 साल की उम्र में आ रहे हैं आप, तो फिर ये आई जाएंगे ना दादा, या तो चुनाव हार जाए। बिसावलाल सिंह सरी के हैं, 8 बार के मंत्री हैं, 8 बार के विधायक हैं, वो वरिष्ठ। तो सबके लिए होना ये ताई का हमारे सामने ताई को घर बिठा दिया। आप बताइए, आप उनकी कई सेवाएं भी नहीं ले रहे हो। आपने बोला मार्गदर्शक मंडल के अंदर है तो उनका तो मार्गदर्शन भी नहीं ले रहे। आप ताई की बात कर रहे हो, भाई को घर बिठा दिया अब तो भाई भी जो है अपनी सेकंड लाइन भाई ने तो जो तैयार की थी वो इसीलिए तैयार की थी कि मैं भी मार्गदर्शक मंडल में आ रहा हूँ, 1500 तो कम से कम मैं एक सेकंड लाइन तैयार कर लूँ, इसलिए आकाश विजयवर्गीय का पदार्पण राजनीति में हुआ। तो फिर एक अंतिम प्रश्न ये नवनीत शुक्ला जी, क्या लगता है कैलाश विजयवर्गीय को एक नई परिपाटी, एक नई विचारधारा और एक नई एबीसीडी की और एक नए होमवर्क की और कहीं ना कहीं अग्रसर अब होना चाहिए, क्योंकि कोई दाव तो काम आ नहीं रहा? देखिए, कैलाश वर्गीय दाव का मामला नहीं है। कैलाश वर्गीय निश्चित रूप से इंदौर के जनाधार के नेता हैं और इंदौर में भाजपा की पहचान बनाने वाले जो नेता रहे हैं उसमें लक्ष्मण सिंह गुड़ के साथ कैलाश वर्गीय का नाम है। इसकी ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके बाद कई बार वो जो है उन्होंने राजनीति से मुक्त होने की कोशिश पहले भी की थी। जब विक्रम वर्मा जी ने उनको एक बार मना के लाए थे वापस, जो इस्तीफा भी दे चुके थे पार्टी विधायक पद से। कई बार कैलाश वर्गीय एकमात्र ऐसे नेता हैं कि जो गलत है सो गलत है, मतलब वो इतनी उनमें धैर्य नहीं है कि वो गलत बात को ज़्यादा देर बर्दाश्त कर पाते हैं। और उनको ये बात तो निश्चित रूप से प्रदीप जी की सही है कि उनको दिखने लगा था कि उम्रदराज नेताओं की अब धीरे धीरे पार्टी से बाहर होने की व्यवस्था होने लगी है।
और वो खुद भी जान रहा था, और इसीलिए उन्होंने आकाश को जो लाया, सही कहा उन्होंने कि आकाश को लाने के पीछे उनका बेसिक कारण था कि परिवार में, अब आप एक परिवार में कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है तो आप उसके परिवार के बच्चों को वहीं आगे बढ़ा पाओगे, कोई दूसरा काम नहीं है आपके पास में। तो कैलाश वर्गीय ने उसी परंपरा को आगे जीवित रखाएगा। पर कैलाश वर्गीय के लिए ये समय बहुत संक्रमण का है, क्योंकि कैलाश वर्गीय को अपने आप को भी सिद्ध करना है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ताकतवर नेता तो है ही वो, पर अब कैलाश वर्गीय को इसलिए कि अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोई बेहतर परिणाम नहीं आ पाए तो कैलाश वर्गीय के लिए बहुत कठिन समय और शुरू हो जाएगा, क्योंकि पार्टी की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पूरे देश भर में उसी चुनाव के बाद से। तो यह थी शहर की नामचीन पत्रकारों के साथ मंत्रिमंडल और होने वाले उपचुनाव को लेकर के हमारी विशेष चर्चा। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 न्यूज।